संज्ञा दी है। ये हमारा नव वर्ष जो है बोध दिवस है, मूर्ख दिवस नहीं है बल्कि बोध दिवस। तो उस रूप में हम आज चर्चा करेंगे। उन सभी को शुभकामनाएं, उन सभी का अभिनंदन जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं और YouTube के माध्यम से भविष्य में इससे जुड़ेंगे, उनका भी अभिनंदन। ये पहली कड़ी समझ लीजिए इस श्रृंखला की। ये पूरी श्रृंखला जो संभवतः जितना मैं कर सकूंगा जानकारी के लिए है, किसी बीमारी के इलाज के लिए ना समझी जाए। हाँ, बीमारी से बचने के लिए समझी जा सकती है। इस प्रस्तुतिकरण में हम बीमार ना हो, प्रिवेंट रहें बीमारियों से, उस पर बात करेंगे। बीमारी अगर हो गई है तो हमारे अन्य साथी उस पर विस्तार से बात करते हैं। इस वार्तालाप के आधार पर कृपया कोई भी अपनी किसी बीमारी के इलाज में कोई परिवर्तन ना करें। ये केवल जानकारी के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। हम जैसे अपने जन्म के दिनांक को जन्मदिन मनाते हैं, प्रकृति भी मनाती है, ये सृष्टि भी मनाती है। भारतीय परंपरा में कल का जो दिन है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसको सृष्टि का जन्म का दिवस माना जाता है, क्योंकि सृष्टि अपने जन्मदिन पर नवीनीकरण करती है, गंदगी की सफाई करती है, शांत होना चाहती है। वैसा ही हमको करना चाहिए। प्रकृति की जो गाइडलाइंस हैं, प्रकृति के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका पालन करते हुए हमको अपना जन्मदिन भी और प्रकृति का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। 1 जनवरी को जो नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, उसमें शोर शराबा होता है, खाना पीना होता है और इस प्रकार का रत जगा होता है, जिससे अगले दिन से बीमारी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारा जो भारतीय संवत्सर है, इसके प्रारंभ में ऐसा नहीं होता। ये नवीनीकरण का दिवस है और इस दिन को कहीं नवरोज कहते हैं, कहीं चेती चांद कहते हैं, कहीं विशु कहते हैं, कहीं बेहू कहते हैं, कहीं बैसाखी कहते हैं, कहीं युगादि कहते हैं, कहीं गुड़ी पड़वा कहते हैं। इसमें नवीनीकरण है, इसकी वैज्ञानिक मान्यता है, इसलिए इसके नाम भी लगभग उससे मिलते जुलते हैं। चैत्र शब्द जो है उसी धातु से बना है जिस धातु से चित्त शब्द बना है, चेतना शब्द बना है। तो चेतना का द्योतक है हमारा चैत्र मास, जो नए वर्ष की शुरुआत जिससे हम कर रहे हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि किस तरह से वृक्षों में नई छाल आ जाती है, नई कोंपले आ जाते हैं, नए पुष्प आ जाते हैं, जीवधारियों में नई त्वचा आ जाती है, खेतों में नई फसल आती है। तो ये नवीनीकरण जो होता है, नवीनता जो आती है, वो होता है नया साल। दिनकर के शब्दों में मैं कहूंगा कि प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाती है, शस्य श्यामला धरती माँ घर घर खुशहाली लाती है, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाता है। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाता है। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। एक बार पुनः आपको नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो कल है, उसका बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत अभिनंदन। हम प्रकृति की संतान हैं, इसलिए प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, प्रकृति के नियमों में रहते हैं, उसके गाइडलाइन के अनुसार हम नव वर्ष मनाने की परंपरा हमारे पूर्वजों ने हमको दी है। हम इसे त्याग कर रहे हैं उस अच्छी परंपरा को और एक ऐसी परंपरा को अपना रहे हैं
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे सामाजिक ढांचे के लिए और हमारी संस्कृति के लिए हानिकारक है। अब इस परंपरा में हम क्या करते हैं? जो हम नया वर्ष शुरू करते हैं तो इस परंपरा में हम नीम खाते हैं, सहजन की नई कोपलें खाते हैं, गेहूं के ज्वारे जब 9 दिन के हो जाते हैं तो उनका सेवन करते हैं ताकि हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकले और न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हों। ये परंपरा पहले थी और अब भी होनी चाहिए। हमारा जो साल भर का एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको पहुंचाने वाले हार्मोन जो एक्युमुलेटेड हो गए हैं, कार्टिसोल है, एड्रेनालिन है, उनको नियंत्रित करने वाले पूजा पाठ इस दिन से प्रारंभ किए जाते हैं। आलस, डर, निष्क्रियता को खत्म करके दुर्गा सप्तशती जैसे वीर रस के ग्रंथों का पाठ किया जाता है। शरीर में जमा मेटाबॉलिक वेस्ट को जो बीमार कर सकता है उसको उसका यूज करने के लिए, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए उपवास रखा जाता है। ऑटोफेजी से वो हमारा सारे जितने टॉक्सिन्स हैं, जितना भी एक्युमुलेटेड वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो हम इस नए दिन को या नए दिन से शुरू होने वाले 9 दिनों के उपवास से उसको ठीक करते हैं। ये हमारी परंपरा है। हम नवीनता लाने वाले नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। उसको काय से करते हैं? साधना से करते हैं, आनंद से करते हैं, संतोष से करते हैं, आरोग्य को देने वाली सुबह से करते हैं। और हम हमारी जो हमारे देश में जो परंपरा डाल दी गई है अंग्रेजों के आने बाद से, वो क्या है? नए वर्ष का न्यू ईयर डे जरूर बोला जाता है, लेकिन वो काली अंधेरी रात में 31 दिसंबर को मनाया जाता है। वो अंधेरी रात है, न्यू ईयर डे नहीं कह सकते उसको। और मनाते भी कैसे हैं? शोर शराबे के साथ, देवता कनाप शनाप खाने के साथ, पीने के साथ, इस तरह से मनाते हैं। होना क्या चाहिए? शोर नहीं होना चाहिए, शोर की जगह शांति होना चाहिए। खाना पीना ना करके उपवास रखा जाना चाहिए। रोग नहीं, आरोग्य मिलना चाहिए। तो जनवरी नहीं, गुड़ी पड़वा हमारा भारतीय नववर्ष दिवस, इसको मनाना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी वाला नववर्ष जो है वो हमें स्वीकार नहीं है। उनके शब्दों में कहें तो ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना ये त्योहार नहीं, अपनी तो यह रीत नहीं, अपना यह व्यवहार नहीं। सूना है प्रकृति का आंगन, या उन्होंने इसके पहले कहा है कि धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। नए साल में नया कुछ तो हो, नए साल में नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। जब सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं, उमंग नहीं, हर कोई घर में दुख का है, नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं। उल्लास मंद है जन जन का, आई अभी बहार नहीं। इसलिए ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, 31 दिसंबर वाला। तो कौन सा नववर्ष हमको स्वीकार करना चाहिए? जब प्रकृति उसे मना रही होती है, प्रकृति में उल्लास होता है, नवीनता होती है, ताजगी होती है। फिर दिनकर के शब्दों में कहना चाहूंगा कि चंद मास अभी इंतजार करो, मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल बही। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, शस्य श्यामला धरती माँ घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। अनमोल विरासत के धनकों को चाहिए कुछ उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, अपना यह त्योहार नहीं, अपनी यह रीत नहीं, अपना यह व्यवहार नहीं। तो ये रीत, ये परंपरा, ये व्यवहार जो हमने गलत सलत डाली है, उसको तोड़ करके कल हमको नववर्ष मनाना है।
तो मेरा तो ये कहना है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर हम सबका अब विचार यही, राष्ट्र कवि के आह्वान पर नव वर्ष रूप स्वीकार यही, ये सच्चा त्योहार हमारा। नव वर्ष प्रतिपदा कल पड़ रहा है। यह अपनी संस्कृति को अपनाना भारत का पर उपकार यही, धूमधाम से इसे मनाएं, सच्चा है त्योहार यही। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे नव वर्ष को धूमधाम से मनाएं। कैसे मनाएं? देखिए, नीम में कोपले आ रही हैं, उनको सबसे पहले उनका सेवन करें। रोगों और महामारी पर हमने विजय प्राप्त की है ना? उसके उपलक्ष्य में घरों में कोई विजय पताका भी लगाएं, घर आंगन में रंगोली बनाएं, सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दें, किसी से क्षमा मांगे और किसी को क्षमा कर दें। यदि पहले से कर रहे हैं कुछ अच्छे काम तो उनमें कुछ और जोड़ दें। योग अगर शुरू नहीं किया है तो योग शुरू कर दें, और योग अगर पहले से ही कर रहे हैं तो कुछ और अभ्यास उसमें जोड़ लें। इस दिन को मनाया जा रहा है, कोई सभा हो रही, कोई रैली निकल रही है, कोई जुलूस निकल रहा है इस दिवस का संदेश देने के लिए, तो उसमें शामिल हों, ताकि हमारा जन जन इस नए दिवस को पारंपरिक रूप से भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाने। तो ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। जब प्रकृति अपना कायाकल्प करती है तो यह पिंडे तक ब्रह्मांडे वाली बात है, तो हम भी उसी सृष्टि के जैसे ही हैं। हमारे अंदर भी एक सृष्टि है, तो जैसा सृष्टि में है वैसा हमारे में भी है। तो इस जब नया वर्ष शुरू हो रहा है, ये जो सूर्य की परिक्रमा का एक वर्ष का जो काल फिर से शुरू हो रहा है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है, हमारे शरीर में भी हो रही है। हमारे शरीर में बहुत सारी घड़ियां हैं, बहुत सारे कैलेंडर हैं, उनके अनुसार काम चलता है। तो ये जो साल वाली चीज जो शुरू हो रही है, इसमें हम कायाकल्प कर सकते हैं। हमें भी अपने शरीर की प्रकृति की गाइडलाइन के अनुसार चलाकर नया वर्ष मनाना चाहिए। नए वर्ष में प्रकृति अपना कचरा साफ करती है, हमें अपने शरीर का कचरा साफ करना चाहिए। कचरा कैसे साफ करेंगे? नींद जैसी चीज खा करके कर सकते हैं, उपवास रख के कर सकते हैं, पसीना बहा करके कर सकते हैं, व्यायाम करके कर सकते हैं, ऑक्सीजन की ज्यादा अपने एल्वोलाइज को सप्लाई करके कर सकते हैं। जब प्रकृति अपनी पुरानी छाल पत्तों को त्याग रही है, तो हम भी अपने दकियानूसी ख्यालों को छोड़ सकते हैं। कुछ गलत आदतें अगर पड़ गई हैं, उनको छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। प्रकृति में उल्लास है तो हमारे शरीर में भी उल्लास हो, डोपामिन निकले, ऑक्सीटोसिन निकले, सेरोटोनिन निकले, एंडोर्फिन निकले, ऐसे कुछ काम करें। तो ये नई नवेली जब प्रकृति बन रही है तो जीर्णता को त्याग रही है, एजिंग को से रिवर्स हो रही है, वापिस आ रही है, वृद्धावस्था को छोड़ करके जवानी को ग्रहण कर रही है। तो हम भी कर सकते हैं। एजिंग क्या होती है? हम मोटे तौर पे बहुत प्रकार उसके होते हैं, लेकिन मूलतः हम तीन कह सकते हैं। तीन प्रकार की एजिंग होती है, तीन प्रकार की उम्र होती है। एक होती है क्रोनोलॉजिकल उम्र, जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से चलती है और जो बदली नहीं जा सकती। एक होती है डॉक्यूमेंट्री, कि भाई पता नहीं था, गुरुजी ने हमारे रजिस्टर में जो लिख दी वो चल रही है, अपने सर्टिफिकेट्स में जो चली है वो चल रही है। एक वो है, और एक है बायोलॉजिकल एज। तो बायोलॉजिकल एज को हम रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करने का जो तरीका है वो हमारा योग है, नेचुरोपैथी है, और जिस पर हमारे ये संगठन काम कर रहा है वो है। तो एजिंग किस किस स्तर पर होती है? शरीर के स्तर पर होती है, सिस्टम के स्तर पर होती है, इंद्रियों के स्तर पर होती है, मन के स्तर पर होती है, टिश्यू के यानी ऊतक के स्तर पर होती है, और सेल के स्तर पर भी होती है।
हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोई 34 ट्रिलियन कोशिका बोलता है, कोई 10 ट्रिलियन बोलता है, वो जितने भी हैं इस दुनिया की जनसंख्या से तो कई गुनी, उतनी कोशिकाओं से मिल करके हमारा शरीर बना हुआ है। वो एक हम समूह हैं उतने, जिस तरह से हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारी अपनी कार्यप्रणाली है, उसी तरह से एक एक सेल की अपनी कार्यप्रणाली। उसके स्तर पर हमको एजिंग देखना है कि कहाँ पर हमारे सेल बुढ़िया रहे। वो आज जो नव वर्ष शुरू हो रहा है, या नव वर्ष से शुरू होने वाले जो नवरात्र हैं उनमें, या इस चैत्र मास में हम उस पर दृष्टिपात कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई जब सेल है, अगर 34 ट्रिलियन सेल हम अपने मानते हैं, तो इनका साथ देने के लिए 90 ट्रिलियन सेल और भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं। उनका और हमारा सिम्बायोसिस संबंध है, हमारे सेल्स का, उनका भी ध्यान रखना है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं और ये जो हमारे खुद के सेल हैं, ये मिलकर के हमारा ये पिंड बना रहे हैं, जो हमारे जिस पिंड के माध्यम से आप और हम एक दूसरे से मुखातिब होते हैं। तो ये जो शरीर है, इसमें हमारे खुद के सेल और वो जो छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वो जो हैं वो इसमें सहायता कर रहे हैं, या वो उनकी संख्या हमारे खुद के सेल से ज्यादा है और एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो जब हम ध्यान रखते हैं तो दोनों का ध्यान रखना है। हमारे सेल का एक लाइफ स्पान होता है। जैसे त्वचा 1 महीने जीवित रहती है, औसतन त्वचा का सेल जो है 1 महीने रहता है। आरबीसी 3 महीने रहते हैं। डब्ल्यूबीसी 15-20 दिन रहते हैं। और फेफड़े के सेल जो हैं वो 1 आध हफ्ते रहते हैं। जीभ के सेल भी 1 आध हफ्ते रहते हैं। शुक्राणु तो अलग अलग जगह है, उनकी उम्र अलग अलग होती है। फ्रिज में रख दें तो अलग हो गई, शरीर के अंदर है तो अलग है, शरीर से बाहर हो गए तो अलग हो गई। इसी तरह से अंडाणु की बहुत छोटी सी उम्र होती है, 10-12 घंटे की। लीवर के सेल, पैनक्रियाज के सेल 1-1 साल की उनकी लाइफ स्पान रहती है। एडिपोस सेल थोड़े ज्यादा चलते हैं, 7-8 साल तक रहते हैं। मसल सेल भी ज्यादा चलते हैं, 10-15 साल तक रहते हैं। हार्ट सेल 20 साल रहते हैं और प्रति वर्ष वो 1% के हिसाब से बदलते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता उनमें। वो तो जो चलते हैं वो चलते रहते हैं। और वो जो न्यूरॉन्स हैं, जिनको हम नर्व सेल बोलते हैं, वो तो हमारे जीवन भर के साथ ही है, हमारे साथ उनका खात्मा होता है। तो इस तरह से हमारे सेल की लाइफ हो गई, लाइफ स्पान हो गया। तो लाइफ स्पान और हेल्थ स्पान, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इस पर हमारा विज्ञान काफी ध्यान दे रहा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत पहले से ध्यान दिया था। हमारे सेल अगर बूढ़े होते जाएंगे तो हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारा शरीर बूढ़ा होता जाएगा। तो सेल के स्तर पर बूढ़ा होने से शरीर को रोकने के लिए बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करने का अवसर है ये नया वर्ष। सेल के स्तर पर बायोलॉजिकल एज के कुछ चिन्ह हैं। जैसे अपन सोना खरीदते हैं, हॉलमार्क होता है ना, ऐसे उसको एजिंग के हॉलमार्क्स बोलते हैं। तो वो जो हॉलमार्क्स हैं वो एक सेल नाम की पत्रिका ही है। उस पत्रिका में 26 जून 2013 को वो आर्टिकल छपा था। उसका 152वां वॉल्यूम है, इशू नंबर 4 है, उसके पेज नंबर 1194 से लेके और 1217 तक कार्लोस लोपेज का एक बहुत बड़ी स्टडी छपी थी। और उस स्टडी में लगभग 500-700 दूसरी स्टडी का हवाला है, काफी विस्तार से उसको छापा गया था। तो उस स्टडी के आने के बाद में ये मेडिकल साइंस का नया क्षेत्र
शोध का विषय बना और काफी शोध उस पर चल रहे हैं, विशेषकर चूहों पर चल रहे हैं, आदमी पर तो बहुत कम चल रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो फार्मा इंडस्ट्री है, ये फार्मा इंडस्ट्री दुनिया के सबसे अमीर लोगों के कब्जे में। जो भी जितने भी खास खास फार्मा कंपनियां हैं, उनमें अगर देखा जाए कि किसका शेयर कितना है, तो पता चलेगा कि वही बिल गेट्स का है और उस जैसे बाकी उद्योगपतियों का है, जो सभी चीजों पर बाकी पर भी कब्जा किए हुए। तो इस फार्मा के कब्जे के माध्यम से वो पूरी दुनिया को निचोड़ रहे हैं। वो लोग स्टडी करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं और उनमें वो एथिक्स का पालन नहीं किया जाता जिनका किया जाना चाहिए, और उसके आधार पर दवाई पहले बना लेते हैं और बीमारी को बाद में वो पैदा करते हैं या कहते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि एक ही दवाई 10 साल पहले दूसरी बीमारी में यूज हो रही थी, फिर 10 साल बाद किसी दूसरे में होने लगती है। तो ये एक षड्यंत्र चल रहा है। हम योगियों को इस षड्यंत्र को समझना चाहिए और इसके बारे में सचेत करने के लिए अपने समाज को बोलना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले 2 साल में जो दृश्य हमने देखा, वो इस षड्यंत्र का खुलासा कर रहा है। तो अब इसमें ज्यादा गहराई से जाने की मेरी इच्छा नहीं है। मैं तो ये हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग जो हैं, इन पे ही चर्चा करूंगा। तो ये जो उम्र के जो चिन्ह हैं, इन पर हमारे ऋषियों मुनियों ने भी ध्यान दिया था। उन चिन्हों के आधार पर उन्होंने कुछ परंपराएं बनाई थी, कुछ आदतें बनाई थी, कुछ नियम बनाए थे, कुछ अनुशासन बनाए थे, और उसके आधार पर ही तो हमारे लोग 100 साल 200 साल जीते थे। अब हम कहें हनुमान जी हुए, भीष्म पितामह हुए, द्रोणाचार्य हुए, कृष्ण भगवान हुए, ये काफी लंबे जिए थे, 100 साल से बहुत ज्यादा। अब उन्होंने जो कहा उसको अपनाना चाहिए, तो लोग कहेंगे ये तो पौराणिक चरित्र हैं। तो बीच के चरित्र पर आ जाइए, तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, ये भी 100 साल से ज्यादा जिए। इन्होंने किन किन आधार पर इतनी उम्र प्राप्त की, इस पर तो बोले ये तो ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, ऐसा कह सकते हैं। अब हम लोगों की जो उम्र है, हम में से सभी 30 वर्ष से तो ज्यादा होंगे ना। तो ये 30 वर्ष, पिछले 30 वर्ष में ही हम देख लें कि ऐसे कौन कौन लोग हुए हैं जिन्होंने 100 साल या उससे ज्यादा उम्र प्राप्त की। उनका देख लें, हम उनका अनुकरण कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे इतना लाइफ स्पान प्राप्त किया। और ये भी बात है कि उन्होंने केवल उम्र ही प्राप्त नहीं की, हेल्थ स्पान भी उनका लंबा रहा, वो कभी बीमार नहीं पड़े। तो उनमें अपन नाम लें तो हमारे भारत रत्न विश्वेश्वरैया हैं, जिन्होंने 100 साल को पार किया। हमारे आयंगार जी के गुरु जी कृष्णमाचार्य जी हैं। आयंगार जी हालांकि 96 साल तक जिए थे, लेकिन उनके गुरु 100 साल से ज्यादा जिए थे। 1888 में उनका जन्म हुआ था और 1989 में उनका निधन हुआ था। और बिल्कुल वो उनके तो 90 साल के आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर तो हैरान रह जाएंगे कि कितना कठिन अभ्यास वो योग का करते थे। और पूरी उनके जो शिष्य थे या उनके जो साले भी थे, उन्होंने तो पूरी दुनिया में भारत के योग को प्रचारित किया। उनके नाम से योग जाना जाता है। योग की जब प्रकार बताए जाते हैं, तो अब हम अगर पश्चिम में पढ़ेंगे तो एक आयंगार योगा ही कहा जाए। हम हठ योग, राजयोग इस तरह से बोलते हैं, लेकिन वहां पर एक योग आयंगार योगा ऐसा कहा जाता है। तो वो थे। फिर एक 100 साल को प्राप्त करने वाले देवमूर्ति जी महाराज हैं, जिन्होंने मेरुदंड के 12 आसन निकाले। उनका भी देखें। एक योगानंद जी हैं, वो अभी 2-1 साल पहले शांत हुए हैं, उनको देखें।
ये सारे योग करते थे और योग का प्रचार करते थे और लोगों को प्रोत्साहित करते थे योग करने के लिए। अभी बिल्कुल करंट में अगर जो जीवित हैं उनको ही देख लीजिए, शिवानंद जी, जिनको अभी 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 पद्मश्री से विभूषित किया गया है, 126 साल के। वो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, जीवन में कभी उन्होंने दूध नहीं लिया, जीवन में कभी उन्होंने फल नहीं लिया, जीवन में उन्होंने कभी शक्कर नहीं ली, कभी मिठाई नहीं ली, केवल उबला हुआ खाते। तो और वो प्रतिदिन योग करते हैं, प्रतिदिन वॉकिंग पर जाते हैं और कुष्ठ रोगियों की अनवरत सेवा करते हैं। 80 साल की उम्र तक तो उन्होंने मुद्रा से हाथ नहीं लगाया था, मनी से, पैसे से हाथ नहीं लगाया था। इतने सहज सरल, ये उदाहरण है, ये दृष्टांत है कि ये इतने ऐसे लोग कैसे इन्होंने ये 100 साल प्लस का जीवन जिया। तो ऐसा 100 साल प्लस का जीवन जीने वालों से प्रेरित होकर के हम भी अपना लाइफ स्पान और हेल्थ स्पान बढ़ाने के लिए योग को अपनाएं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो नव वर्ष है जो शुरू हो रहा है, वो इस एजिंग के जो हॉलमार्क्स हैं, है ना, उन पर किस तरह से योग को या योग के किन उपायों को प्रमाणित करता है, या पहले से ही उस चीज की पूर्व अनुभूति हमारे ऋषि मुनियों को हुई। ये तो शब्दावली में जरूर जोड़ देते हैं, लेकिन वो अनुभूति में हमारे ऋषि मुनियों ने उसको समझा और अपनी भाषा में उसको बताया। पतंजलि ने कहा कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आने वाला है उसको हटाना चाहिए। तो इस नए वर्ष पर, जब हम नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हैं, तो एक आकलन करना चाहिए कि हमारी आदतें, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा स्वप्न, हमारी निद्रा, हमारा बोध, हमारे कर्म किस प्रकार के हों, है ना, ताकि आगामी समय में हमको दुख ना भोगना पड़े। तो जो हॉलमार्क्स हैं, जिनको हम बुढ़ापे के चिन्ह भी कह सकते हैं, उनसे होने वाले रोग, उनसे बचने के थोड़े से उपाय, अब इतना ज्यादा चर्चा अपन नहीं कर पाएंगे, संक्षिप्त में ही करेंगे, कभी अवसर मिलेगा तो एक एक को लेकर के अपन विस्तार से बात करेंगे। तो उनकी हम बात करते हैं और एविडेंस के आधार पर करते हैं, प्रमाणों के आधार पर करते हैं। ये जो शिवानंद जी हैं, ये जीवित प्रमाण है, या कृष्णमाचार्य जो थे वो जीवित प्रमाण थे, विश्वेश्वरैया जीवित प्रमाण थे। इनका जो प्रमाणिक उल्लेख है उसका सहारा लेते हुए अपन बात करेंगे। ये जो हॉलमार्क्स हैं, ये एक दूसरे पर अवलंबित हैं। अगर एक चीज हो जाती है तो दूसरी भी हो जाती है, ऐसा परस्पर एक दूसरे पर निर्भर जैसे हैं। तो हमको बचना है तो एक एक को से बचना होगा, एक दूसरे को बढ़ाने वाले भी। और चूहों पर प्रयोग करके ये निष्पादित किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। और ये किस लिए किए गए हैं कि कुछ ड्रग्स लाना था, रेपामाइसिन जैसे ड्रग लाना था, या इस तरह के ड्रग लाना थे जो काफी महंगी कीमतों पर उसको बेचना था। अभी तक आदमियों पर उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, या आदमी पर उतना रिसर्च हुआ नहीं। हम अब बात करते हैं पहला हॉलमार्क क्या है। पहला हॉलमार्क है जेनोमिक इंस्टेबिलिटी। हमारे जो जीन हैं उनका स्थायी ना रहना। हम जानते हैं कि जीन से हमारे डीएनए बनते हैं, डीएनए से हमारा क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में रहते हैं, और न्यूक्लियस में इस तरह से हमारे सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है,
गोल्गी एपरेटस वगैरह, ये इतनी सारी चीजें होती हैं। तो हमको सेल के स्तर पर हम जो उड़े होते हैं उसकी जब बात कर रहे हैं तो इन सब की बात करेंगे। तो ये जो जेनोमिक इंस्टेबिलिटी जो है ना, ये इसको यूं कह सकते हैं कि हमारे जीन असुरक्षित हो जाएं, अस्थिर हो जाएं, है ना। और अस्थिर होकर के और ऐसे अस्थिर असुरक्षित जीन या डीएनए एकत्रित होते रहें, एक्युमुलेटेड होते रहें, तो वो डैमेज करेंगे, सेल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे डैमेज डीएनए जो है ना, वो जब रहते हैं तो उसके कारण प्री मैच्योर एजिंग होना शुरू हो जाती है। वो सारे नाम हैं इसके, वर्नर सिंड्रोम है, ब्लूम सिंड्रोम है, इस तरह के कुछ नाम हैं। और ये किस वजह से आती है? कुछ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंटों के कारण आती है। तो इनसे अगर हमको बचना है तो हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के कारण जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। ये विज्ञान भी कहता है और इसी को हमारे ऋषियों ने अपनी भाषा में कहा है। तो इस अस्थिरता को दूर करने के लिए क्या करना है कि जो नई कोंपलें हैं उनका सेवन करना है, विशेषकर नीम का। ये नवरात्र में नीम खाने का जो प्रावधान जोड़ा गया था, इसीलिए जोड़ा गया था। अब इस पर किस तरह से होता है अपन बाद में चर्चा करेंगे। गांधी जी तो प्रतिदिन नीम खाते थे। तो ये एक उपाय है जीनोम की अस्थिरता से बचने का। तो नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम कल एक दो पत्ती खा सकते हैं और उसके साथ में थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी मिल जाए तो मिला लेनी, कोई बात नहीं है, ये तो अपन कर सकते हैं। दूसरा जो हॉलमार्क है वो है टेलोमेयर की लंबाई का कम घटना, उसका टूटना, उसका बर्बाद होना। तो टेलोमेयर क्या होते हैं कि जैसे हमने अब डीएनए की बात की, तो डीएनए समझ लीजिए सूत्र हैं, तो सूत्र को इस तरह से भांज करके और हमारे गुणसूत्र बनते हैं, है ना। और उनके नीचे वो समझ लीजिए कि उस जूते का बंद समझ लीजिए, जूते का बंद है तो जूते का बंद स्थिर रहे तो उसको बचाने के लिए उसके किनारों पर प्लास्टिक की टोपी लगा दी जाती है। तो जो हमारे क्रोमोसोम है उसके नीचे दोनों तरफ चार हिस्से बन जाते हैं इस तरह से। तो चार हिस्से में चारों टोपियों पर वो कवर होता है। वो जो कवर है उसको टेलोमेयर बोलते हैं। मैं हो रहा है क्या सर? हाँ जी, समय थोड़ा सा अभी होने वाला है, लेकिन हाँ जी, आप अच्छा। कोई बात नहीं, 10 मिनट अभी हमारे पास हैं। 10 आप मिनट 10 मिनट है में हाँ जो ठीक। मुख्य मुख्य बातें तो हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। जी जी प्लीज। तो ये जो टेलोमेयर्स हैं, ये जितने घटते जाते हैं उतने हम बुढ़ियाते जाते हैं। और ये कैसे घटते हैं कि हमारे डीएनए का जो डिवीजन होता है, जो मायोसिस होती है, हमारे एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो जितनी साइकिल ये बनती है 50 साइकिल तक ये अपनी क्षमता रखते हैं। तो ये एक स्वाभाविक गति से कम होते हैं, लेकिन इनकी इस गति को भी रोका जा सकता है। वो जो कवर हैं उनको सही रखा जा सकता है ताकि हमारे जो जो सूचनाएं हैं भविष्य के लिए, जो प्रोटीन बनाने के लिए जो जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो सुरक्षित रहें। वो सुरक्षित रहेंगे तो हमारे प्रोटीन बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे तो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के सेल बनेंगे। तो वो टेलोमेयर के लिए बहुत अच्छा उपाय है जो टी कृष्णमाचार्य श्रीकांत टी कृष्णमाचार्य जी ने
बताया है वो है विन्यास योग। यानी कि हम हमारे योगाभ्यास को, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो, चंद्र नमस्कार हो, या दूसरे प्रकार की कोई सी आसने हैं, गतिज अभ्यास हैं, उनको श्वास के साथ करें। श्वास के साथ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ेगी, हाइपरऑक्सिया हो जाएगा। और जब हम उसको बाह्य कुंभक में करेंगे उसी अभ्यास को, तो हाइपोक्सिया की स्थिति आ जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई घटेगी। तो क्रमशः जब हम ऑक्सीजन को कम करेंगे, ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो इससे हमारे जो टेलोमियर्स हैं वो मजबूत होंगे। ये मेरी कल्पना नहीं है, ये इजराइल की स्टडी बोलती है, अभी अभी हुई है, 2021 की स्टडी है। तो इस चीज को तो हमारे ऋषियों ने पहले से समझ रखा था, तो उस तरह के अभ्यास किए हैं। और जो विन्यास योग जो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने बताया है, वो वही था। और जिन ने उसको अपनाया है उन्होंने लंबी आयु प्राप्त की है। ये हो गया एक और हमारा हॉलमार्क। एक हॉलमार्क और है एपिजेनिक अल्टरेशन, यानी कि जनन विकास में कुछ बदलाव, और ये बदलाव चलता रहता है। अब हम क्या है कि देखो, हमारे न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए, टीआरएनए बनते हैं, उससे प्रोटीन बनता है ना। उसको एमआरएनए बनना या आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से की सहायता से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो ट्रांसलेशन से होता है। लेकिन डीएनए में जो हिस्टोन होते हैं उनमें बदलाव आ जाए, या क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन होता है वो भी प्रोटीन ही होता है ना, उसमें बदलाव आ जाए, तो एपिजेनिक बदलाव होता है, अल्टरेशन होता है। और इसको दूर करने का, इस तरह का जो बदलाव होता है, जो बुढ़ाने वाली एक और कारण जो होता है, उसको दूर करने का उपाय है प्लांट बेस्ड डाइट। हमारे वनस्पति आधारित जो भी भोजन है उससे होता है, क्योंकि वनस्पति आधारित भोजन के छोटे छोटे से सेल में, वो भी सेल होते हैं, एक एड्रेस कोड होता है। उस एड्रेस कोड के हिसाब से ही, जब अगर प्रोटीन है और अमीनो एसिड बना है, तो वो उस एड्रेस कोड के हिसाब से वो संबंधित सेल तक जाता है रक्त परिवहन के द्वारा। इसलिए वो प्लांट सेल जो है, वो प्लांट जो डाइट है वो इस तरह से काम करती है। और इस प्लांट बेस्ड डाइट को हम जितना प्रोसेस कर देंगे उतना इसके वो गुण खत्म हो जाएंगे। तो कम से कम प्रोसेस की हुई होना चाहिए, और उसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव, केमिकल इत्यादि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि इसका जो बायोलॉजिकल एड्रेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलना चाहिए उससे वो नहीं मिलेंगे। तो ये इसका उपाय है। तो शिवानंद जी 126 वर्ष के हैं, उनका जो भोजन है वो हमारा आदर्श भोजन है इस तरह की चीजों के लिए। तभी तो एक उम्र में वो अभी भी जवानों जैसे हैं। इसके बाद है लॉस ऑफ प्रोटीन, है ना, प्रोटियोसिस, यानी प्रोटीन बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ होना या उसका भ्रमित हो जाना। तो जो प्रोटीन बनता है हमारे राइबोसोम में आरएनए के सहयोग से, उस ब्लूप्रिंट के दिशा निर्देश के अनुसार, उसमें भी कभी कभी भ्रम आ जाता है, और वो भ्रम के कारण प्रोटीन आधे अधूरे बनते हैं। और आधे अधूरे प्रोटीन हमारे शरीर में एक विकार का काम करते हैं, एक अवरोध का काम करते हैं। तो उस अवरोध के कारण हमारा बुढ़ापा बढ़ जाता है, हमारी एजिंग बढ़ जाती है, हमारी होम्योस्टेसिस बिगड़ जाती है। तो
उसके कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं। हम जो 75 वर्ष 75वीं वर्षगांठ पर 75 रोगों की बात कर रहे हैं, ये उन सारे रोगों को जनक हैं ये चीजें। तो ये मूल में है, हमारे चाहे आयुर्वेद हो और चाहे योग हो, ये मूल पर काम करता है। तो नवरात्रि में इसलिए उपवास रखने का प्रावधान किया गया है। उपवास रखना, कोई सा भी उपवास रख लें आप, फलाहार वाला उपवास रख सकते हैं, एक टाइम वाला उपवास रख सकते हैं। कभी भी कैसा भी उपवास करेंगे तो ऑटोफेजी जो होगी, वो ऑटोफेजी हमारी सक्रिय हो जाएगी। हमारे शरीर में जो भी विजातीय द्रव्य पड़ा हुआ है वो कुछ ना कुछ है, या तो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, और वो नुकसान कर रहा है। वो ऑटोफेजी से उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। एक तो उससे एनर्जी मिल जाती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और दूसरे वो अवरोध दूर हो जाते हैं। इस चीज पर तो 2016 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हो गया है, तो बाकी के है ना। जी 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 जी। तो आज के इस शानदार सेशन के लिए धन्यवाद करता हूं मेरे पूरे IYTA परिवार की तरफ से और मेरे समस्त दर्शकों की तरफ से। हमारा जो नववर्ष है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, और जो हम मना रहे हैं वो एक अवैज्ञानिक ढंग है। डॉक्टर श्याम ने जैसा कि बताया कि नवरात्रे जो हैं वो आपके शरीर में नव चीजों के संचार करने के लिए आते हैं। इसमें जो उपवास पद्धति है, उस उपवास पद्धति से आप अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं और आपके शरीर का नवीनीकरण होता है। कोशिकाओं में जो है वो